हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो सेकेंडरी मार्केट्स होती हैं दैट वी हैव ऑलरेडी कम टू नो इन द लास्ट लेक्चर। अब स्टॉक एक्सचेंजेस क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो भी मैंने थोड़े से डिस्कस किए थे और डिटेल में उसके फंक्शंस हम आज करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेडिंग प्रोसीजर इन द स्टॉक एक्सचेंज। टोटल 10 स्टेप्स होते हैं इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब जब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को, इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ डील करना होता है तो क्या क्या एक्टिविटीज या स्टेप्स उनको परफॉर्म करने पड़ते हैं और कितनी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होती है, ये आपको इतने आसान तरीके से मैं आज बताने वाली हूं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लर्न अबाउट द ट्रेडिंग प्रोसीजर इन द स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज द फंक्शंस ऑफ द stock exchange. So let's connect to commerce and let's start learning. पहले बच्चों फंक्शंस देख लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जब मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स का कंपैरिजन करा था तो उसमें मैंने आपको बताया था व्हाइल एक्सप्लेनिंग द सेकेंडरी मार्केट्स कि सेकेंडरी मार्केट्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। थोड़े से और फंक्शंस जो हम उस टाइम डिस्कस नहीं कर पाए थे हम आज डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इनको पॉइंट्स में लिख दिया है और हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के दो दो सब पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपके लिए नोट्स का काम करेंगे कि अगर डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज तो आप ये सारे फंक्शंस, हेडिंग्स और उसकी सब हेडिंग्स इस तरह से पॉइंट्स में लिखेंगे। सो यू विल बी एबल टू सिक्योर 100% मार्क्स इफ यू गेट द क्वेश्चन फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसकी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म सी भी बना ली है। पी से स्टार्ट होने वाले 3 पॉइंट्स हैं, एस से स्टार्ट होने वाले 2 पॉइंट्स हैं और सी का 1 पॉइंट है। तो P3CS2 तो PCS इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं या CSP, C का सिंगल पॉइंट है, S के 2 हैं, P के 3 हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। टोटल 6 फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रोवाइडिंग मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ये हमने देख ही लिया क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ऐसी मार्केट्स है जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज डील की जाती हैं। जो सिक्योरिटीज कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है उन सिक्योरिटीज को इन्वेस्टर्स आपस में खरीदते और बेचते हैं। तो डेफिनेटली वो एक मार्केट है जहां पे इन सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो क्या बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मार्केटेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटीज का। और दूसरा है लिक्विडिटी ऑफ द सिक्योरिटीज का। लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू द कैश। तो जब कोई एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर्स या डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज बेचेगा और दूसरा खरीदेगा तो वो जो सिक्योरिटीज है वो कैश में कन्वर्ट होंगी। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट दे परफॉर्म द लिक्विडिटी फंक्शंस आल्सो। उसको आप पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हैं, क्रिएट कॉन्टिन्यूअस मार्केट्स वेयर द सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो यहां पे आप कॉन्टिन्यूअस मार्केट्स अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ऐसी रेडियो कॉन्टिन्यूअस मार्केट्स है जहां पे सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं। तो ये मार्केटेबिलिटी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन हो गया। गिव्स चांस टू द इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड रीइन्वेस्ट। लिक्विडिटी के लिए हमें क्या पॉइंट बताना है कि कोई डिसइन्वेस्ट करता है और कोई रीइन्वेस्ट करता है। जो बेच रहा है वो डिसइन्वेस्ट कर रहा है, जो खरीद रहा है वो रीइन्वेस्ट कर रहा है। तो इससे लिक्विडिटी फंक्शन परफॉर्म होता है। तो एक हेडिंग दे देंगे और उसके आप 2 पॉइंट्स लिख देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन, प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। ये भी मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था। अ मैकेनिज्म ऑफ कांस्टेंट वैल्यूएशन थ्रू विच द प्राइजेस आर डिटरमाइंड। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट्स है जिससे प्राइजेस का कांस्टेंट वैल्यूएशन होता रहता है। और वो होता कैसे है, ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, सच वैल्यूएशन प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन टू बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स। तो वो जो वैल्यूएशन है उससे बायर्स और सेलर्स को रेडीमेड इंफॉर्मेशंस मिलती हैं अबाउट द डिमांड एंड द सप्लाई एंड अबाउट द प्राइसेस। सो प्राइस डिटर्मिनेशन is another important function of stock exchange.
On the basis of demand and supply, the prices of the securities are fixed in the stock markets. Come to the third point, starting with P, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन बच्चों एक तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड नहीं है, लेकिन हेल्दी स्पेक्यूलेशन जो है वो पॉजिटिव वर्ड है. स्पेक्यूलेशन होता है सट्टेबाजी. जो स्पेक्यूलेशंस लगाते हैं कुछ लोग कि शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, शेयर प्राइसेस कम हो जाएंगे, उसी हिसाब से वो डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करते हैं. तो कुछ हेल्दी स्पेक्यूलेशन जरूरी होती है फॉर द इकोनॉमी. तो यहां पर स्टॉक एक्सचेंजेस से उन स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज को बेस मिलता है. प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ. लेकिन जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं उनको लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद वो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं. A certain degree of healthy speculation is necessary to ensure liquidity. उसी स्पेक्यूलेशन की बेसिस पे इन्वेस्टर्स डिसइन्वेस्ट या री इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं. तो एक हेल्दी स्पेक्यूलेशन जो है वो जरूरी होती है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर इंश्योरिंग द लिक्विडिटी. इस तरह की स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज को स्टॉक एक्सचेंजेस से ही बेस मिलता है. तो एक और फंक्शन स्टॉक एक्सचेंजेस का क्या है? प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, बट यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन हेल्दी स्पेक्यूलेशन. द स्पेक्यूलेशन शुड नॉट बी नेगेटिव. स्पेक्यूलेशन शुड नॉट बी सच कि कोई जो ब्रोकर है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है और उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो मैनिपुलेट हो रहे हैं. तो सच टाइप ऑफ स्पेक्यूलेशन इज नॉट अ हेल्दी स्पेक्यूलेशन, इट इज अ नेगेटिव स्पेक्यूलेशन. बट स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड द स्कोप फॉर हेल्दी स्पेक्यूलेशन. ये 3 पी से पॉइंट्स थे. उसके बाद देखिए सी से, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है बच्चों? जब भी फ्लो ऑफ मनी होता है, एक्सचेंज ऑफ फंड्स होता है बिटवीन द टू पार्टीज, बायर एंड द सेलर, तो उस केस में डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं होती है. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने डिस्कस करा था प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, कि प्राइमरी मार्केट डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है और सेकेंडरी मार्केट जिनको हम स्टॉक एक्सचेंजेस कहते हैं वो इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मुलेशन में हेल्प करती हैं. यहां पॉइंट्स देखिए, थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट्स savings gets channelized into the most productive investment avenues. This results in the capital formation and the economic growth. तो किससे? यहां पे डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उससे भी क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. क्यों? क्योंकि री इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट से सेविंग्स जो है वो चैनलाइज हो रही हैं टुवर्ड्स द मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. तो जिनके पास भी सरप्लस मनी अवेलेबल है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं और जिनको पैसे की जरूरत है वो डिसइन्वेस्ट करते रहते हैं और उससे जो कैपिटल गेन क्रिएट होता है दैट कैपिटल गेन रिजल्ट्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ. I hope it is clear to you. Come to the next point. S से 2 पॉइंट्स है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड स्प्रेडिंग ऑफ द इक्विटी कल्चर. सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस में सब पॉइंट्स मैंने लिखे हैं 2. मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड. अभी हम आगे पढ़ेंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे स्टॉक एक्सचेंजेस की एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है. तो जो लोग भी स्टॉक एक्सचेंजेस में डील करते हैं वो मॉनिटर्ड तरीके से डील करते हैं. जो सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें मेंबर्स एक्सचेंज करते हैं वो वेल रेगुलेटेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे डीलिंग की जाती है. इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट्स द सेफ एंड द फेयर डील on the stock markets. Safety of transaction stock exchanges क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि stock exchanges जो है वो within the regulatory framework काम करती हैं. तो unauthorized bodies नहीं है, illegal organizations नहीं है. तो ऐसी markets हैं जो regulated markets हैं, इसीलिए उसमें safe and fair deals जो है उनके members को मिलती हैं. Come to the next point, spreading of the equity culture. इसको cult भी कहा जाता है short form में. स्टॉक एक्सचेंजेस एजुकेट द पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स. जो स्टॉक एक्सचेंजेस से डील करते हैं ब्रोकर्स, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड पर्संस
in dealing with the securities. They inform the investors about what are the prices going on, what are the chances of increase in the price, what are the chances of decrease in the price. तो वो लगातार अपने members को educate करते रहते हैं. Ensure wider share ownership by regulating new issues, better trading practices, etc. तो वो ऐसा करने से लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते रहते हैं दैट हाउ दे कैन डील सेफली इन द स्टॉक एक्सचेंजेस. तो लोग जो हैं अपनी सेविंग्स को through these members of the stock exchange, through these brokers of the stock exchange, most productive ways में channelize कर पाते हैं, because these stock exchanges performing the function of educating the people, of making the people believe that they can invest in the securities that are dealt in the stock exchanges and they can make money, they can earn reasonable profits, they can help in the economic growth. तो इस तरह का कॉन्फिडेंस देकर वो एक सेविंग की हैबिट, एक इक्विटी कल्चर की हैबिट इनकलकेट करते हैं सोसाइटी में. सो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन दैट इज परफॉर्म थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस. तो एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं. क्योंकि सिक्योरिटीज बाय एंड सेल होती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो इसीलिए मार्केटेबिलिटी उसका बेसिक फंक्शन है. क्योंकि सिक्योरिटीज कैश में कन्वर्ट की जा सकती है स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो लिक्विडिटी भी उसका फंक्शन है. क्योंकि सिक्योरिटीज की डिमांड एंड सप्लाई से स्टॉक एक्सचेंजेस में प्राइस डिटरमाइन होते हैं, तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज भी उसका फंक्शन है. क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस में बेसिक हेल्दी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज जो हैं वो प्रमोट होती हैं, तो हेल्दी स्पेक्युलेशन प्रोवाइड करना भी स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है. उसके बाद डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन ना सही, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट से जो कैपिटल गेन्स होते हैं उससे जो है चैनलाइज हो जाती हैं सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव चैनल्स, और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. उसके अलावा क्योंकि ये रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शंस भी इंश्योर होती है टू द मेंबर्स, एंड इक्विटी कल्चर स्प्रेड करने का काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस. तो अगेन P से 3 पॉइंट्स, C से 1 पॉइंट और S से 2 पॉइंट्स, इस तरह से 6 बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे. So let's move on to the very interesting and very important topic that I will tell you that how you can learn very easily, that is the trading procedure and the settlement procedure in the stock exchange. बच्चों ये जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें टोटल 10 स्टेप्स होते हैं और 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. इस प्रोसीजर को बहुत ध्यान से बच्चों एक एक वर्ड, एक एक लाइन आप ध्यान से सुनना. और ये जो ब्लू एरोज है इसके थ्रू मैंने दिखा रखा है कि कौन कौन सा स्टेप किस किस के बीच में परफॉर्म होता है. एक सबसे पहले तो इन्वेस्टर होता है जिसको या तो सिक्योरिटीज खरीदनी है या बेचनी है. उसके बाद एक इंटरमीडियरी होती है, रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है जो कि सिक्योरिटीज खरीदने या बेचने में मदद करता है इन्वेस्टर की. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो थर्ड पार्टी होती है दैट इज द स्टॉक एक्सचेंज, जो मार्केट्स जहां से सिक्योरिटीज खरीदी या बेची जाती हैं, जहां पे वो अवेलेबल होती हैं. अब टोटल 10 स्टेप्स में पहले 3 स्टेप्स जो हैं वो सारे इन्वेस्टर्स के पार्ट पर है. ध्यान से देखिए. सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्टर ही अप्रोचेस द रजिस्टर्ड ब्रोकर. इन्वेस्टर जो है कोई रजिस्टर्ड ब्रोकर ढूंढता है और उससे कांटेक्ट करता है. इन्वेस्टर को कोई ब्रोकर ढूंढना पड़ता है जो कि रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो ब्रोकर्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं थ्रू द इंस्टीट्यूट्स विच आर कॉल्ड द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं और जिन लोगों को स्टॉक एक्सचेंजेस और सिक्योरिटीज में डील करना होता है उन्हें वहां से मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करनी पड़ती है, वो कहलाते हैं रजिस्टर्ड ब्रोकर. तो सबसे पहला जो स्टेप है उसको भी मैंने 3 पार्ट्स में लिख दिया है कि सबसे पहले
इन्वेस्टर रजिस्टर्ड ब्रोकर ढूंढेगा। फिर ही विल एंटर इनटू क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट, जो ब्रोकर उसने फाइनलाइज करा है उसके साथ वो एग्रीमेंट साइन करेगा। एंड देन ही विल फिल द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स देनी होती है इन्वेस्टर को, जैसे कि परमानेंट अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, क्लाइंट कोड नंबर भी उस फॉर्म में मेंशन होता है, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स जो है उस फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगी। तो पहला स्टेप, that the investor will find out the broker, he will enter into an agreement with the broker, he will fill the registration form, provide certain details, and that is the first step that takes place between the investor and the broker। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में भी देखिए मैंने एरो ऐसे ही दिखा रखा है कि इन्वेस्टर एक डीमैट अकाउंट खोलेगा। इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जिसमें सिक्योरिटीज होल्ड की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जिससे कि इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को डिसइन्वेस्ट कर सकता है और री इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो डीमैट अकाउंट खोलेगा जिसको हम बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी कहते हैं, और एक बैंक अकाउंट खुलेगा जिसके थ्रू पैसा एक्सचेंज किया जाएगा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज का। तो पहला स्टेप, इन्वेस्टर ने ब्रोकर फाइंड आउट करा, उसके साथ एग्रीमेंट साइन करा, फॉर्म भरा। दूसरा स्टेप, इन्वेस्टर ने ही डीमैट अकाउंट खोला और बैंक अकाउंट खोला। तीसरा स्टेप देखिए कि अब इन्वेस्टर जो है वो ऑर्डर प्लेस करेगा, या तो उसे सिक्योरिटीज खरीदनी है या उसे सिक्योरिटीज बेचनी है। तो उसके लिए वो किसको ऑर्डर प्लेस करेगा? टू दी ब्रोकर। And he will give the clear instructions about the number of securities, the prices, and when he is going to give these informations to the broker, he will receive the order confirmation slip from the broker। तो पहली बार जब ब्रोकर कुछ इशू करेगा तो वो थर्ड स्टेप में इशू करेगा, जब इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस करेगा ब्रोकर को, और ब्रोकर जो है वो ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप देगा इन्वेस्टर को। तो ये थर्ड स्टेप है जो कि किसके किसके बीच में हो रहा है? इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्टी पे, स्टेप फोर्थ में। जब इन्वेस्टर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया ब्रोकर को, तो अब ब्रोकर क्या करेगा? ही विल गो ऑनलाइन टू सर्च और टू फाइंड आउट और टू कनेक्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज टू मैच द ऑर्डर। इस ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स इन्वेस्टर ने दी हैं ब्रोकर को, उन रिक्वायरमेंट्स को वो कहां ढूंढेगा? स्टॉक एक्सचेंजेस में ढूंढेगा। तो जो चौथा स्टेप है वो है ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंजेस के बीच में। अभी इसमें इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये सर्च कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज में कि जो रिक्वायरमेंट्स है इन्वेस्टर्स की वो कहां पर अवेलेबल हैं, और वो स्टॉक एक्सचेंज से सर्च कर रहा है। फिर उसके बाद स्टेप 5 आ गया, on behalf of the stock exchange. The stock exchange will communicate to the broker about the shares or the securities that can be bought and sold. तो जो ब्रोकर ने इंफॉर्मेशंस दी है ना स्टॉक एक्सचेंज को, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी डीलर्स हैं वो अगर सूटेबल मैच उनको मिल जाएगा तो वो भी किसको इन्फॉर्म करेंगे? टू द ब्रोकर। तो स्टेप 5 जो है वो अभी चल ही रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज कम्युनिकेट करेगा ब्रोकर को। ऑन रिसीविंग द कम्युनिकेशन द ब्रोकर इशूज द ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। तो अब जब स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को कम्युनिकेट कर रहा है तो ये अभी स्टेप 5 ही है। स्टेप 4 और 5 किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है? ब्रोकर से स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर। अब हमारा स्टेप 5 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 6 में क्या देखना है? Within 24 hours the broker issues the contract note to the investor, और उसमें एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर होता है जो हर ट्रांजैक्शन के आगे लिखा होता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज ने प्रोवाइड किया ब्रोकर को, और अब ब्रोकर प्रोवाइड करेगा 24 घंटे के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट के फॉर्म में टू द इन्वेस्टर। तो जो स्टेप नंबर 6 होगा अब होगा ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में।
समझ पा रहे हैं आप इस बात को? स्टेप नंबर 1, 2 और 3 तीनों स्टेप्स इन्वेस्टर ने लिए। तीसरे स्टेप में इन्वेस्टर और ब्रोकर कनेक्ट हो गए। चौथे स्टेप में ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज कनेक्ट हो गए। पांचवें स्टेप में स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर कनेक्ट हो गए। और छठे स्टेप में ब्रोकर और इन्वेस्टर कनेक्ट हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, मैं बहुत कोशिश कर रही हूं कि आपको यह पता चल जाए कि किस स्टेप में कौन दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं और उस स्टेप में क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो छठे स्टेप में 24 घंटे के अंदर अंदर जब उसको डील मैच मिल गया स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर को, तो ब्रोकर उस मैच के बारे में इंफॉर्म कर रहा है इन्वेस्टर को इन द 6th स्टेप, और उसी 6th स्टेप में वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर रहा है टू द इन्वेस्टर। अब उसके बाद डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप इन्वेस्टर के बिहाफ पे होगा। स्टेप 7 में इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स और द कैश। अगर उसे शेयर्स बेचने हैं तो वो शेयर्स देगा ब्रोकर को, और अगर खरीदने हैं तो कैश देगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो जो 7वां स्टेप है वो है इन्वेस्टर से ब्रोकर के बीच में। बहुत क्लियर है बिल्कुल कि वो शेयर्स या कैश ट्रांसफर करेगा टू द ब्रोकर। अब जब 7वां स्टेप हो जाएगा तो यहां से फिर यहां पे कहां आ गया 8वां स्टेप, broker finalize the deal in T+2 day, that is the settlement cycle। जब उसको इन्वेस्टर से सिक्योरिटीज मिल गई डीमैट अकाउंट में या कैश मिल गया बैंक अकाउंट में, तो उसके बारे में फिर से अब जो 8वां स्टेप होगा वो होगा ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, और वो 2 दिन के अंदर अंदर होगा, जिसको हम कहते हैं T+2 साइकिल, सेटलमेंट साइकिल। पहले ये साइकिल वीकली या फोर्टनाइटली होती थी, लेकिन 2003 के बाद से ये साइकिल सिर्फ 2 दिन की हो गई है। 2 दिन के अंदर अंदर ही डील फाइनलाइज करनी होती है। तो अब ब्रोकर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से 2 दिन के अंदर अंदर जो इन्वेस्टर्स ने उसे शेयर या कैश दिया है उसको फाइनल करेगा, सेटलमेंट करेगा विद इन 2 days, दैट इज T+2 डे। और एक बात और ध्यान रखना, जो 7th स्टेप है जहां पे इन्वेस्टर ने शेयर्स डिलीवर करे हैं या कैश डिलीवर करा है, उसको हम कहते हैं पे इन डे। सबसे पहला दिन जब कोई ट्रांसफर हुआ है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द ब्रोकर। फिर जब स्टेप 8 परफॉर्म हो गया, अब जो 9th स्टेप होगा वो होगा स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में, दैट स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द कैश। अगर स्टॉक एक्सचेंज को शेयर्स मिले हैं तो उसके बदले में कैश, और अगर कैश मिला है तो उसके बदले में शेयर्स, जो कि स्टॉक एक्सचेंज ट्रांसफर करेगा थ्रू द ब्रोकर, और ये डे कहलाएगा पे आउट डे। तो जिस दिन इन्वेस्टर ने शेयर्स डिलीवर करे या कैश डिलीवर करा वो था पे इन डे, और जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज ने उसके बदले में कैश या शेयर्स डिलीवर करे वो कहलाएगा पे आउट डे। और स्टेप 9 हो रहा है बिटवीन द स्टॉक एक्सचेंज एंड द ब्रोकर। और जो लास्ट स्टेप होगा 10th स्टेप, वो होगा ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में, दैट ब्रोकर विल डिलीवर द शेयर्स एंड कैश टू द इन्वेस्टर्स। कि अब जो वहां से शेयर्स आए हैं वो इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में जाएंगे, और अगर वहां से कैश आया है तो इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में जाएगा। दैट इज द लास्ट स्टेप, क्योंकि ऑर्डर प्लेसिंग से ये शुरू हुआ था और वो ऑर्डर फाइनलाइज होके इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट में आ गया। तो बच्चों फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए टोटल 10 स्टेप्स। उसको मैं बता देती हूं कि पहले स्टेप से 10th स्टेप तक होता क्या है। पहले स्टेप में सबसे पहले क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है और क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट होता है। दूसरे स्टेप में डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट खोला जाता है जो कि इन्वेस्टर खोलता है। तीसरे स्टेप में इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस करता है। चौथे स्टेप में ब्रोकर उस ऑर्डर के हिसाब से मैच ढूंढता है। पांचवें स्टेप में स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को कम्युनिकेट करता है अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द मैच। छठे स्टेप में वही कम्युनिकेशन ब्रोकर पास ऑन करता है टू द इन्वेस्टर। सातवें स्टेप में इन्वेस्टर उस पर एक्ट करता है, वो या तो शेयर्स देता है या कैश देता है।
8वें स्टेप में स्टॉक एक्सचेंज उसको फाइनलाइज करके ब्रोकर को बताता है। 9वें स्टेप में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो शेयर्स या कैश ट्रांसफर कर देता है टू द ब्रोकर, और 10वें स्टेप में जो ब्रोकर है वो इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में या तो शेयर्स ट्रांसफर कर देता है या फिर कैश ट्रांसफर कर देता है। तो टोटल 10 स्टेप्स हैं, और इन 10 स्टेप्स में जो पार्टीज हैं वो अलग अलग हैं। पहले स्टेप में इन्वेस्टर और ब्रोकर है क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, और दूसरा स्टेप में सिर्फ इन्वेस्टर है। तीसरे स्टेप में जब वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो इन्वेस्टर और ब्रोकर है। चौथे स्टेप में ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज है। 5वें स्टेप में स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर है। 6ठे स्टेप में ब्रोकर और इन्वेस्टर है। 7वें स्टेप में इन्वेस्टर और ब्रोकर है। 8वें और 9वें स्टेप में स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्रोकर है, और 10वें स्टेप में ब्रोकर एंड इन्वेस्टर हैं। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोसीजर जो है इस पर्टिकुलर ब्लू एरो से आपको समझ में आना चाहिए। और इसके अलावा जो हमने इस टोटल प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की हैं, जैसे क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट, तो इसके बारे में भी आपको स्टेप पूछा जा सकता है, या क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये पहले ही स्टेप में भरा जाएगा, या डीमैट अकाउंट या बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट ये क्यों खोला जाता है और कौन सा स्टेप में खोला जाता है, तो ये अकाउंट दूसरे स्टेप में खोला जाता है। फिर उसके बाद ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप, ये 3rd स्टेप में इसका नाम आया, जो कि ब्रोकर इशू करता है टू द इन्वेस्टर। फिर उसके बाद यहां पर आया ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, तो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप का नाम आया स्टेप नंबर 5 में। फिर स्टेप नंबर 6 में कॉन्ट्रैक्ट नोट का नाम आया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नोट ब्रोकर इशू करेगा टू द इन्वेस्टर। फिर उसके बाद हमने एक वर्ड यूज करा सेटलमेंट साइकिल, जो कि T+2 डे की होती है। मतलब ऑर्डर कंफर्मेशन के 2 दिन के अंदर अंदर सारी सेटलमेंट होनी चाहिए बिटवीन द स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर एंड द इन्वेस्टर। फिर हमने यहां पर स्टेप 7 में देखा था पे इन डे, वो कौन सा डे होता है जब इन्वेस्टर जो है वो शेयर्स डिलीवर करता है या कैश डिलीवर करता है टू द ब्रोकर। फिर उसके बाद हमने एक वर्ड देखा था पे आउट डे, पे आउट डे कौन सा डे होता है जब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फाइनली शेयर्स या कैश इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ब्रोकर के थ्रू देता है टू द इन्वेस्टर। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं बहुत ध्यान से आपको समझने हैं, और रिवीजन के टाइम या जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो मैं इसको रिपीट भी करूंगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से लॉजिकली इन 3 पार्टीज के बीच में कैसे कैसे जो है वो हर स्टेप परफॉर्म होता है टू फाइनलाइज द डील, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और इसके बीच में जितनी भी टर्म्स हमने यूज की हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आई होप कि इससे पहले जो मैंने एक्सप्लेन करा था कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और उसका स्कोप, सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। नहीं देखी तो वो देख लीजिए, क्योंकि ये सारे टेक्निकल टॉपिक्स बहुत ही इंटरकनेक्टेड हैं, और अगर आपने वो नहीं देखी होंगी तो आगे के टॉपिक समझने में भी आपको परेशानी आ सकती है। सो प्लीज डू वॉच all the videos of chapter 9 also, and after we finish chapter 9 and 10 we shall be discussing question and answers that you will find very easy if you have understood the topic well. So see you next time with the last topic of this chapter 10, that is Security and Exchange Board of India. Till then, goodbye, stay healthy and stay connected.